क्लास हमने अपना लेसन 3 हिस्ट्री का रिवाइज़ किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें है दिल्ली के सुल्तान हमने किया था, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि कौन से रूलर ने अपनी कैपिटल दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि रेखा तुसाल, आपने एक वर्ड याद करना है, ये किया था हमने रेखा तुसाल। देखिए, अगर आपने वीडियो देखी है तो ये एक वर्ड था जिससे हमने पूरे दिल्ली के सुल्तानों को याद किया था। आर से क्या था? राजपूत। ई से अर्ली तुर्क, अर्ली तुर्किश, अर्ली तुर्किश थे। इससे था खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन, अगर आपको ये फंडा आपने याद कर लिया तो आपको दिल्ली के सारे सुल्तान जो हैं वो याद हो जाएंगे। KHA खलजी, खलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खलजी, तुगलक से तुगलक, TU से तुगलक डायनेस्टी, सैयद और उसके बाद लोधी। तो ये हमारा क्या है, इसी उसके उसमें आंसर है कि फर्स्ट कौन था जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। तो वो राजपूत थे और अनंगपाल तोमर राजपूत थे जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। अब यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी? लैंग्वेज यूज़ होती थी फ़ारसी। उर्दू का एक सुपीरियर वर्जन है। सबसे पहले उर्दू होता है, फिर फ़ारसी है और फिर अरबी है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, जैसे अभी हम कामकाज के लिए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उस वक्त कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? हमारी पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है वो अपने फारदेस्ट एक्सटेंड, अपनी चरम सीमा पर कब था तरक्की के, किसके टाइम में था? वो था तुगलक डायनेस्टी के टाइम में। और सबसे ज़्यादा जो इसने दिल्ली का विकास हुआ वो हुआ मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। हमने पढ़ा था कि कहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती हैं ये सारी। तो उसमें एक था कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, जो वो जाके अपना अकाउंट्स लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, उनसे हमें इतिहास के बारे में समझने में जानकारी मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनसे मिलते। बहुत सारे यात्री आए थे। इस लेसन में इब्न बतूता का जिक्र आया है। तो ये था कि इब्न बतूता कहाँ से आया? इब्न बतूता मोरक्को से आया। ये अफ्रीका में एक कंट्री है, ये याद रखना है। इब्न बतूता जहाँ से आया वो कंट्री अफ्रीका में है। अब आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? अब ये मैं आपको बताती हूँ। सर्कल ऑफ जस्टिस में क्या होता था कि मिलिट्री रखनी पड़ती थी राजा को। मिलिट्री के लिए, उनको खाना देने के लिए और उनको सैलरी देने के लिए जो रेवेन्यू था वो आता था किसानों से। किसान अगर खुशहाल होते थे तो वो रेवेन्यू देने में सक्षम होते थे और सरप्लस अनाज होता था उसको बेचने में सक्षम होते थे। उस अनाज से सेना का खर्च चलता था। तो ये एक सर्कल बना हुआ था, एक चक्र बना हुआ था कि अगर सेना को खुशहाल रखना है तो किसानों को खुशहाल रखना होगा, किसानों को खुशहाल रखना होगा, किसान अगर प्रोस्पर हैं, हैप्पी हैं, तो वो रेवेन्यू समय पर देंगे, समय पर देंगे तो सेना की सैलरी आएगी, सेना की सैलरी आएगी तो सेना देश की रक्षा करेगी। तो ये था सर्कल ऑफ जस्टिस हमारा इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स? इंटरनल का मतलब होता था हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन और जो गंगा यमुना के आसपास का एरिया था। एक्सटर्नल का होता था जो बाहर के, इंटरनल का होता था देश की आंतरिक सीमाएं। जैसे मैंने आपको लेसन जब समझाया था कि चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते थे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस राजा का राज्य है। गैरिसन टाउन होता था जहाँ पे सैनिक रहते थे। ये तो होती थी इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता था, उस राजा ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर किसी राज्य को जीता है, वो हमारी बाउंड्रीज होती थी एक्सटर्नल बाउंड्रीज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताया था मैंने कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए
ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जिनको कहते थे मुक्ति। अब ये जो मुक्ति हैं ये अपना काम ईमानदारी से करें। इसके लिए दिल्ली के सुल्तानों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी? सबसे पहले मुक्ति जो है, मुक्ति को क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती थी, क्या क्या उसको करना होता था? उसकी ड्यूटी होती थी कि जब भी राजा सेना चाहता है, जब भी राजा को सेना की ज़रूरत है, उसको हमला करना है, तो मुक्ति सेना प्रोवाइड करते थे, क्योंकि ये मुक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करके सेना की टुकड़ियाँ रखते थे। फिर उनका जो पद था, यानी ये उनकी ड्यूटी थी, उनको ईमानदारी से ये करना ही पड़ता था। फिर सेकंड, उनका जो पद था वो हेरिटेबल नहीं था। इनहेरिटेबल मतलब कि ये नहीं था कि ये मुक्ति बन गया है, अब इसके बाद इसका बेटा बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा बन जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं कि कोई बात नहीं, काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमें इक्ता तो मिल ही जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं था। फिर उनको जो लैंड असाइन की जाती थी, यानी जो ज़मीनें दी जाती थी, बांटी जाती थी, वो थोड़े टाइम के लिए थी, कुछ टाइम के बाद उसको चेंज कर देते थे। तो जब उसको मुक्ति को ये रहेगा हर वक्त कि अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया, उसको बदला भी जा सकता है, तो वो सही तरीके से काम करेगा। फिर मुक्ति जो है उनके लिए एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर देते थे कि आपको इतनी सेना तो रखनी ही रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे मुक्तीज़ के काम को मॉनिटर करने के लिए। ये था हमारा मुक्तीज़ का रोल। अब हमारा आता है कि मंगोल इन्वेजन्स, जिनको हम मुग़ल कहते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बाद कौन आए थे? यहाँ पे मुग़ल्स आने शुरू हो गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, उसके बाद मुग़लों ने भारत में आना शुरू कर दिया था। तो इन हमलों का दिल्ली के सुल्तानों पे क्या असर हुआ? दिल्ली के सुल्तानों पे असर हुआ, सबसे पहले इनको बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी करनी पड़ी और गैरिसन टाउन इनको कंस्ट्रक्ट करने पड़े, यानी जहाँ पे सैनिकों का रहना सहना या सैनिकों की टुकड़ियाँ रखी जाती थी। बड़ी संख्या में सैनिक रखने की वजह से क्या हुआ, उनके खान पान का प्रबंध करने के लिए किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। और जो इक़्तादार थे, जो मुक्ति थे, वो क्या करते थे, कैश के लिए उन्होंने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। तो ये वो अफेक्ट थे मंगोलों के आक्रमण की वजह से, मुग़लों के आक्रमण की वजह से, जो दिल्ली के सुल्तानों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब है कि जो ऑथर ऑफ तारीख होते थे, यानी जो सीरियल वाइज ब्यौरा लिखते थे सारी इन्फॉर्मेशन का, सारी घटनाओं का, तो आपको लगता है कि वो आम जनता के बारे में भी लिखते थे? नहीं, वो कॉमन मैन के बारे में वो नहीं लिखते थे। वो ज़्यादा दरबारी होते थे, उन्हीं की युद्धों का, उन्हीं की विजयों का वर्णन करते थे, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन का, और ज़्यादातर जो शहरों में लोग रहते थे। और ये जो तारीख के राइटर होते थे ये भी शहरों में ही रहते थे, तो ज़्यादातर ये उनके बारे में ही लिखते थे। अब हमारा आता है रज़िया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों थी वो, और क्यों उस टाइम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? अब रज़िया सुल्तान यूनिक इसलिए थी, या आपने जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, क्योंकि रज़िया सुल्तान जो है वो फर्स्ट वुमेन रूलर थी हिंदुस्तान की। और उस टाइम के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, लैंडलॉर्ड थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ओपन माइंडेड नहीं थे। उनको लगता था एक महिला, एक लेडी हमारे ऊपर रूल कैसे कर सकती है, वो इतनी सक्षम कैसे हो सकती है। तो ये है रज़िया सुल्तान का लेस। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट? को क्यों काटते थे वो? इसके लिए कई सारे रीज़न थे। एक तो ये कि एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेलेबल हो सके, इसलिए वो काट देते थे। दूसरा, वो क्या करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काट लेते थे। प्रोटेक्ट करने के लिए यानी जंगलों में जो शत्रु छुपे होते थे, या जो जंगलों की आड़ लेकर शत्रु हमला कर देते थे, दूसरे राजा हमला कर देते थे, तो फॉरेस्ट को साफ़ कर देते थे अपने आसपास के एरिया में, कि किसी को छिपने की जगह ना मिले। अब ये है कि आज डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है?
आज हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, रोड रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। तो ये अंतर है तब तक का। तो ये आपकी पूरे थर्ड लेसन के आपके क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आपने बहुत ध्यान से करना है।